हेलो स्टूडेंट, आज हम क्लास 12th का जो केमिस्ट्री है जिसका चैप्टर थर्ड है वो है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या होता है, इसके बाद पढ़ा था ओम्स लॉ क्या होता है, इसके बाद पढ़ा था कंडक्टर क्या होता है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस क्या होता है, कंडक्टेंस क्या होता है, कंडक्टिविटी क्या होता है, मोलर कंडक्टिविटी क्या होता है, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी क्या होता है। इतना पढ़ने के बाद अब हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, इसमें क्या होता है, केमिकल एनर्जी कन्वर्ट इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। केमिकल एनर्जी कन्वर्ट इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अब है कि केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कैसे होता है। तो एक नॉर्मल से एक्सपेरिमेंट है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का, जो आप लोगों ने पढ़ा होगा क्लास 10th में भी। तो मेन है सेटअप उसका मैं प्रिपेयर करता हूं और इसमें आपको मैं दिखाता हूं कि वो किस तरह से एनर्जी क्रिएट करता है। जैसे मान लीजिए एक आपका कंटेनर है, इस कंटेनर में क्या है CuSO4, जो कलर कैसा है सॉल्यूशन का, ब्लू। इसमें क्या है, जिंक रड है। जिंक रड को जब आप डालेंगे तो कुछ समय के बाद ऑब्जर्व क्या करते हैं कि इसका कलर फेड्स होने लगा, कंटेनर का टेम्परेचर राइज करने लगा, पीपीटी का फॉर्मेशन होने लगा। इसका मतलब है कि ये जो Zn है, जो जिंक का रड है, वो सॉलिड स्टेट में था। जब वो रिएक्ट किया कॉपर सल्फेट एक्वा सॉल्यूशन से तो ये बना ZnSO4 प्लस Cu सॉलिड में, और ये आपका एक्वा सॉल्यूशन। फिर इसका मतलब है कि जब ये रिएक्शन होता है तो कॉपर का मेटल जो कॉपर सॉलिड में वो कन्वर्ट किस में हो जाता है, एक्वा सॉल्यूशन में। तो पहले स्टेप में मेरा क्या ऑब्जर्वेशन है कि जिंक रड वेट रिड्यूस्ड। सेकेंड टॉपिक में है कलर ऑफ CuSO4 इज फेड। थर्ड में ऑब्जर्वेशन क्या होता है, पीपीटी का फॉर्म होता है, पीपीटी इज फॉर्म्ड। और फोर्थ में है टेम्परेचर राइज करता है। अब है कि ये टेम्परेचर राइज करता है, तो इस रिएक्शन को हमने किया नहीं। जब मेटल को रड को डाला CuSO4 के सॉल्यूशन में तो ऑटोमेटिक हुआ। ऑटोमेटिक जब होता है इसको हम लोग बोलते हैं स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, इसमें क्या होता है, डेल्टा G लेस देन इक्वल टू 0 होता है। अब देखिए कि ये Zn था सॉलिड स्टेट में, किसमें कन्वर्ट हो गया, Zn2 प्लस में, और 2 इलेक्ट्रॉन को रिलीज किया। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, ऑक्सीडेशन। उसके बाद Cu2 प्लस में था, ये इलेक्ट्रॉन गेन करने के बाद क्या बन गया, Cu बन गया। इसका मतलब इसका क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, रिडक्शन। अब ये हो रहा है कहां, एक ही साथ एक कंटेनर में हो रहा है। और जब ऑक्सीडेशन रिडक्शन एक साथ बोलते हैं तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन। अब जो इस रिएक्शन के दौरान जो टेम्परेचर रिलीज हुआ, एनर्जी रिलीज हुआ, इसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए एक सेटअप तैयार किया गया कि इस एनर्जी को कैसे यूज किया जाए। इसमें था कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल या गैल्वेनिक सेल या वोल्टिक सेल, इन सब चीजों का जो एक्सपेरिमेंट मतलब कल्पना किया गया, वो सिर्फ जो एक्सपेरिमेंट इससे पहले हम लोगों ने देखा था, उन्हीं एक्सपेरिमेंट से एनर्जी रिलीज होता है। उस रिलीज एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में ट्रांसफर करने के लिए, जिसमें हम लोग पढ़ते हैं, जो बहुत काफी फेमस है 11th क्लास, पिछले 11th क्लास में भी बताया गया होगा आप लोगों को कि डेनियल सेल के बारे में। उसमें क्या होता था कि जिंक और कॉपर के मेन रड को डेनियल सेल के नाम से जाना जाता है। इसमें जरूरी है कि जिंक कॉपर का, इसके बाद और सा यूज कर सकते हैं, निकेल और सिल्वर का भी यूज किया जाता है, कॉपर और लेड का भी सेल को यूज किया जाता है। तो मेनली है हम लोग को पढ़ना कि डेनियल सेल का टोटल जो एक्सप्लेनेशन वो किस तरह से सेल को रिप्रेजेंट किया जाता है, और टोटल ये कहानी एनर्जी को जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने की बात होती है, इन सारे स्टेप को डेनियल सेल से ही प्रूफ किया जाता है। तो हम सबसे पहले
डेनियल सेल को बनाने के लिए हम कंटेनर लेते हैं, 2 कंटेनर लेते हैं। एक कंटेनर में आपका जिंक का रड है और इसमें ZnSO4 का सॉल्यूशन है, एक्वा सॉल्यूशन। दूसरा है कॉपर का रड है और कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन। कॉपर रड है, ये आपका जिंक रड है। जब जिंक रड को जिंक के सॉल्यूशन में डाला जाता है और कॉपर के रड को कॉपर के सॉल्यूशन में डाला जाता है तो इसके अंदर एक सेल्फ रिएक्शन होता है जिसको स्पॉन्टेनियस कहा जाता है। और इन दोनों रड को हम लोग आमीटर से कनेक्ट करके एक दूसरे को जोड़ते हैं। तो जब जिंक का रड को जिंक के सॉल्यूशन में डाला जाता है तो सॉल्यूशन के अंदर Zn2+ का फॉर्मेशन होता है। इसका मतलब जो जिंक प्लेट है वो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को रिलीज करता है और ये इलेक्ट्रॉन इस प्लेट के द्वारा, जिंक प्लेट के द्वारा, फिर उसके बाद इधर से होते हुए आपको कॉपर के प्लेट पे आता है और कॉपर के प्लेट में जो सॉल्यूशन है ये क्या होता है, रिड्यूस होता है। तो उसके बाद ये जो कॉपर 2+ है ये इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, गेन करता है। जब गेन करते जाता है तो इसका मतलब है कि जो इलेक्ट्रॉन दे रहा है इसका मतलब निगेटिव होगा और ये क्या हो जाएगा उसके रिस्पेक्ट में, ये पॉजिटिव हो जाएगा आपका। इसके बाद है कि अगर इलेक्ट्रॉन का फ्लो जिंक से कॉपर की तरफ है तो फिजिक्स में आपने पढ़ा होगा करंट का फ्लो जस्ट अपोजिट हो जाता है। तो ये क्या हो जाएगा, करंट का डायरेक्शन हो जाएगा। डायरेक्शन ऑफ करंट हो जाएगा। इसके बाद कि अब ये ZnSO4 का जो सॉल्यूशन है तो यहां हम क्या देख रहे हैं, Zn से Zn+2 में कन्वर्ट हो रहा है और उसके बाद यहां पे जो आपका Cu2+ है ये इलेक्ट्रॉन गेन करके Cu में कन्वर्ट हो रहा है। अब है कि ये कैसा लग रहा है, ऑक्सीडेशन की तरह, और ये कैसा लग रहा है, रिडक्शन की तरह। इसको क्या मैं, अब ये नहीं लग रहा है कि ये हाफ से, ये हाफ है, ये हाफ है, और जब ये दोनों कंबाइन करता है तो उसे फुल रिएक्शन बोलेंगे। अब ये हाफ सेल रिएक्शन होता क्या है, और दूसरा है इसे रिडॉक्स कपल भी कहा जाता है। अगर हाफ सेल रिएक्शन की बात करें या रिडॉक्स कपल की बात करें तो होता है द रिडक्शन हाफ रिएक्शन अकर ऑन द कॉपर इलेक्ट्रोड। जो रिडक्शन है आपका यहां पे, जो आपका रिडक्शन हो रहा है यहां पे, किस पे, कॉपर के प्लेट पे, तो रिडक्शन हाफ सेल रिएक्शन अकर ऑन कॉपर इलेक्ट्रोड, ऑन कॉपर इलेक्ट्रोड। और दूसरा होता है कि ऑक्सीडेशन हाफ सेल रिएक्शन अकर ऑन जिंक इलेक्ट्रोड। इसको क्या बोलेंगे, हाफ सेल रिएक्शन। इसको मैं लिख सकता हूं ऑक्सीडेशन हाफ सेल रिएक्शन, ऑक्सीडेशन हाफ सेल। इसको मैं क्या कह सकता हूं, रिडक्शन हाफ सेल। अब एक चीज देखिए, क्या है नेगेटिव वाला टर्म से क्या लिख सकते हैं, नेगेटिव हाफ सेल रिएक्शन। ये क्या है, पॉजिटिव, तो इसे क्या लिख सकता हूं मैं, पॉजिटिव हाफ सेल रिएक्शन। अब ये नेगेटिव वाला टर्म्स को हम लोग बोलेंगे एनोड। लेकिन आपने पढ़ा होगा कि इलेक्ट्रोलाइसिस में जो एनायन होता है वो कैथोड का काम करता है, ठीक है, और जो कैटायन होता है वो एनोड का काम करता है। लेकिन हम यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइसिस नहीं कर रहे हैं, ये नॉर्मल से एक सेल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन अगर नेगेटिव है तो नेगेटिव से रिप्रेजेंट करते हैं, जहां पे एक्सेप्ट करता है, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होता है उसे पॉजिटिव से रिप्रेजेंट करते हैं। इसे बोल सकते हैं नेगेटिव हाफ सेल रिएक्शन और पॉजिटिव हाफ सेल रिएक्शन। उसके बाद अब जो स्टेप है, नेक्स्ट स्टेप है कि इसे हम एनोड हाफ सेल रिएक्शन में कह सकते हैं, कैथोड हाफ सेल रिएक्शन में कह सकते हैं। उसके बाद है इसे लेफ्ट हाफ सेल रिएक्शन और ये राइट हाफ सेल रिएक्शन कह सकते हैं। जब ये रिएक्शन होता है तो इमेजिंग कीजिए कुछ समय के बाद ऐसा भी हो सकता है कि जो आपके कंटेनर में सॉल्यूशन है ये टोटली के टोटली
इतना पॉजिटिव हो जाए सॉल्यूशन कि इस इलेक्ट्रॉन को फॉलो करने से रोके, और इस सॉल्यूशन के अंदर इतना नेगेटिव चार्ज बढ़ जाए कि इस इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने ना दे, यानी कि अब रिपेल करने लगे। जब रिपेल करेगा तो इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो था वो उसी जगह क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। जब इलेक्ट्रॉन का फ्लो जैसे ही रुकेगा तो एमीटर की जो चेंजिंग थी, इलेक्ट्रॉन का जब फ्लो नहीं होगा तो फिर ऑब्जर्वर हम क्या करेंगे, तो इसके लिए एक सेटअप लाया गया जो इसकी जो फ्लोइंग टेंडेंसी हो इसको मेंटेन करने के लिए, उसे हम लोग साल्ट ब्रिज के नाम से जानते हैं। साल्ट ब्रिज के नाम से जानते हैं। अब है कि साल्ट ब्रिज में, जो साल्ट ब्रिज है इसे, ये साल्ट ब्रिज इस ढंग का होता है, बना सेटअप बना होता है इसका। इसको हमें लोग इन्वर्टेड यू ट्यूब कहते हैं, इन्वर्टेड यू ट्यूब के नाम से जाना जाता है। इसमें अब ये जो ट्यूब है, इस ट्यूब में क्या क्या हो सकता है, KCl हो गया आपका, पोटासियम क्लोराइड हो गया, इसके बाद पोटासियम नाइट्रेट हो गया, इसके बाद NH4Cl हो गया, इसके बाद जिलेटिन हो गया, इसके बाद अगर अगर का पाउडर हो गया। ये सारे जो सॉल्यूशंस होता है वो इस इन्वर्टेड यू ट्यूब में होता है। अब इमेजिन कीजिए यू ट्यूब जो आपने डाला है, जो साल्ट को मान लीजिए आपका KCl को कंटेन करके रखा है, पोटासियम क्लोराइड को, तो ये किस में ब्रेक करेगा, K+ में और Cl- में। आप K+ और Cl- में। अब आप क्या करेंगे कि इस यू ट्यूब को ला करके दो सॉल्यूशन के कंटेनर में एडजस्ट करेंगे। ये जो क्लोरीन वाला पार्ट्स है इस सॉल्यूशन में आते ही इसे न्यूट्रल करने की कोशिश करेगा, और जो फ्लोइंग टेंडेंसी था इलेक्ट्रॉन का फिर उसे कंटिन्यू करेगा। लेकिन जो K+ वाला आपका है, जो आपका K+ है, जो K+ है आपका पोटासियम का, वो जैसे ही कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में आएगा तो इसकी निगेटिव टेंडेंसी को घटाएगा, यानी कि न्यूट्रल करने की कोशिश करेगा और इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी को फिर बढ़ाएगा। तो ये तरह से सेटअप करते हैं, इस तरह से ये साल्ट ब्रिज को सेटअप करते हैं। तो ये हो गया आपका K+ और ये Cl-। अब देखिए ये जो साल्ट आपके जो यू ट्यूब में है ये रिएक्ट नहीं करता है, ये इनर्ट होता है, और इसके सॉल्यूशन की जो पॉजिटिव टेंडेंसी था इसको क्या किया, ये डिक्रीज करने लगा, न्यूट्रल करने की कोशिश किया, और जो निगेटिव टेंडेंसी था इसको भी, यानी कि सल्फेट आयन यहाँ पे बढ़ गया था और यहाँ पे जिंक की टेंडेंसी बढ़ गया था, तो उसको न्यूट्रल करके फिर इलेक्ट्रॉन की फॉलोइंग को मेंटेन करके रखता है। इसके बाद इस साल्ट ब्रिज का फंक्शन क्या होता है, चलिए अब मैं साल्ट ब्रिज के फंक्शन थोड़ा सा लिख दे रहा हूं, तो इतना आपने नोट कर लिया होगा, तो आप इसे नोट करने के लिए वीडियो को पॉज करके भी नोट कर सकते हैं। फंक्शन ऑफ साल्ट ब्रिज, साल्ट ब्रिज का फंक्शन क्या है। सबसे पहला फंक्शन साल्ट ब्रिज का है कि जो सॉल्यूशन हमने यूज किया है और केमिकल रिएक्शन में जो पोटासियम क्लोराइड हो या पोटासियम नाइट्रेट हो या अमोनियम क्लोराइड हो या जिलेटिन हो, या आपके पास अगर अगर का जो पाउडर हमने यूज किया है, सबसे पहला चीज इट मेंटेन द इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी। ये क्या करता है, इट मेंटेन द इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी ऑफ हाफ सेल। इट जैसे कैसे मेंटेन, यहां जो पॉजिटिव चार्ज सॉल्यूशन के अंदर बढ़ा था उसको क्या किया, न्यूट्रल करने की कोशिश किया। इसका मतलब कि मेंटेन किया किसको, हाफ सेल ऑक्सीडेशन को। इट मेंटेन द इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी, सॉरी, it maintain the electrical neutrality of half cell। और दूसरा allowing the flow of current, allow the flow of electron बोल सकते हैं। और
थर्ड नंबर में तो थर्ड पॉइंट्स है मिनिमाइज द लिक्विड सॉल्यूशन, मिनिमाइज द लिक्विड सॉल्यूशन। इसे लिक्विड जंक्शन भी कहा जाता है। अब ये लिक्विड जंक्शन होता क्या है, उससे पहले हम लोग एक साल्ट ब्रिज के लिए क्या क्या कंडीशन होना चाहिए पहले इसके बारे में जान लेते हैं, उसके बाद फिर पढ़ेंगे। अब है कंडीशन फॉर साल्ट ब्रिज। साल्ट ब्रिज कंडीशन, सबसे पहला इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट होना चाहिए। इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट का मतलब हुआ कि जो KCl है आपका, जो डिकम्पोज करने के प्लस Cl- बनता है, ये आपके सॉल्यूशन में जो यूज किया है आपने उसे वो रिएक्ट ना करें। अगर मान लीजिए आपने KCl के जगह कोई भी और सॉल्यूशन ले लेते हैं, अगर मान लीजिए सिल्वर क्लोराइड ही ले लेते हैं या मान लीजिए आपके पास जिंक क्लोराइड ले लेते हैं, ये क्या करता है सॉल्यूशन के अंदर फिर जाते ही उसे रिएक्ट कर लेता है। यानी कि जो आपका इलेक्ट्रोलाइट होना चाहिए साल्ट ब्रिज में वो इनर्ट होना चाहिए, जो कोई भी किसी से रिएक्ट ना करता हो। अब है इसमें कि साल्ट ब्रिज होता क्या है, जैसे साल्ट ब्रिज लिक्विड जंक्शन। तो लिक्विड जंक्शन कहने का मतलब हुआ कि अब आप लोग जो बैटरी देखते हैं, उस घर में बैटरी में दो प्लेट तो होता नहीं, एक ही बैटरी में सारा चीज़ होता है। तो इमेजिन कीजिए कि ये आपका जिंक वाला प्लेट हो और ये इमेजिन कीजिए कि कॉपर वाला प्लेट हो, और ये कहाँ है सारा का सारा एक ही कंटेनर में एक ही सॉल्यूशन के अंदर है। तो आपने देखा कि यहाँ जिंक प्लेट के द्वारा पॉजिटिव चार्ज का डेवलपमेंट होता है और निगेटिव कॉपर के सॉल्यूशन के द्वारा जो इधर है कॉपर रड के कारण ये जिंक हो गया, ये कॉपर वालेट हो गया, ये निगेटिव चार्ज डेवलप होता है। इन निगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज डेवलप होने के कारण जो इन दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस है उसको वो क्या करता है, मिनिमाइज करता है, जिसे हम लोग लिक्विड जंक्शन कहा जाता है। इसके बाद अब है यहाँ पे कि सेल रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है। जो मान लीजिए आपने इक्वेशन लिखा है, आपने जो रिएक्शन किया है उसका सेल रिप्रेजेंटेशन हम लोग किस तरह से करते हैं। अब है हमारा सेल रिप्रेजेंटेशन। इमेजिन कीजिए कि आपका एक मेटल था जो M2+ में कन्वर्ट होता था या M2+ एक्वस में। तो इसको हम लोग क्या कह सकते हैं कि ये जो कहानी है, लग रहा है कि ये सॉलिड में था, इसका मतलब जिंक जो मेटल था, जिंक जो मेटल ये Zn2+ में कन्वर्ट हुआ था, यानी कि एक्वस में बदल गया था। नहीं लग रहा है ये ऑक्सीडेशन है। और इसे क्या बोलते थे, लेफ्ट हाफ सेल भी कहते थे हम लोग। दूसरा इमेजिन कीजिए कि ये M2+ कोई एक मेटल था जो फिर एक्वस में था, जो फिर M सॉलिड में कन्वर्ट हो गया। इसका मतलब Cu2+ से Cu में बदला, Cu फिर किस में, सॉलिड में बदला, और ये एक्वस में बदला। तो इसे हम लोग क्या कर सकते हैं, रिडक्शन। इसे लोग क्या बोलते हैं, राइट हाफ सेल रिएक्शन बोलते थे, राइट हाफ सेल रिएक्शन कहते थे। अब इसमें साल्ट ब्रिज को हम लोग सेल रिप्रेजेंटेशन में पैरेलल लाइन से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो आप इसे लिखेंगे Zn2+, ये पैरेलल जो है साल्ट ब्रिज है, और ये हो गया आपका Cu2+ से Cu में बदल गया। ये हो गया मेरा सेल रिप्रेजेंटेशन। अब इसी में अगर कोई इक्वेशन हो, उस इक्वेशन को अगर हमें रिप्रेजेंट करना हो तो किस तरह से करेंगे इसको। चलिए, जो रिएक्शन हमने लिखा है ये ऑक्सीडेशन लेफ्ट वाला है, ये राइट वाला है। इसे हम लोग कह सकते हैं ऑक्सीडेशन हाफ सेल रिएक्शन भी और रिडक्शन हाफ सेल रिएक्शन भी कह सकते हैं। चलिए, अब इन दोनों रिएक्शन को अगर हम लोग टोटली बैलेंस करके सेल रिप्रेजेंटेशन भी दिखाएं, ये जो पैरेलल लाइन है ये क्या है आपका साल्ट ब्रिज है। तो पहले इस रिएक्शन को हम दिखाते हैं। अगर मान लीजिए टोटल कंप्लीट रिएक्शन रिप्रेजेंट करके लिखना हो तो पहले आप दिखाएंगे ये कन्वर्ट हो रहा है आपका जो रिएक्शन, जो टोटल जो रिएक्शन कन्वर्ट हो रहा है ये किस में बदल रहा है, आपका Zn से Zn2+ में और 2 इलेक्ट्रॉन, इसे बोलेंगे ऑक्सीडेशन हाफ सेल रिएक्शन। दूसरा है Cu2+ से 2 इलेक्ट्रॉन के एक्सेप्ट गेन किया और ये किस में कन्वर्ट हो गया, Cu में, ये हो गया रिडक्शन हाफ सेल रिएक्शन हो गया। कोशिश करेंगे
आप लोगों ने पढ़ा होगा रिडॉक्स रिएक्शन में, बैलेंस रिडॉक्स रिएक्शन कैसे करते हैं हम लोग। तो बैलेंस रिएक्शन में हम लोग क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन को कैंसिल करेंगे, तो यहाँ पे कैंसिल हो गया इस तरह से, इसको हम लोग लिखेंगे ZnCu2+ गिव्स Zn2+ और Cu में बदल गया। ये टोटल आपका क्या हो गया, कंप्लीट रिएक्शन हो गया, कंप्लीट रिएक्शन हो गया। इसके बाद नेक्स्ट क्लास में, आज की क्लास के लिए, आज की क्लास यहीं खत्म होती है आपकी, और हम लोग नेक्स्ट क्लास में अब इसे आगे पढ़ेंगे कि जो रिएक्शन है हमारा, अब सेल रिप्रेजेंटेशन के बाद नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है, फिर उसी में हम लोग निकालेंगे स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, उसके बाद फिर ईएमएफ पढ़ेंगे, जो हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आज की क्लास यही समाप्त होती है। धन्यवाद।